गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट आर्टिकल है उसमें हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन जो थे उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, वो 4 लॉज जो थे हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में 5th जो लॉ है वो है आपके पास लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम का लॉ है ये, गैसियस वॉल्यूम का। तो डेफिनेशन से, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। तो पहले डेफिनेशन है व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर they always do so in volumes bear a simple ratio to one another, bear a simple ratio to one another and also to the products, provided if these are all gases, provided all measurements of volume under similar condition of temperature and pressure। थोड़ा सा आपको डेफिनेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इजी है बहुत। कि जब गैस से कोई भी गैस आपस में रिएक्ट करती हैं और वो वॉल्यूम गिवन है उनका, गैसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या गिवन है, वॉल्यूम में गिवन है, वॉल्यूम गिवन है उनकी, इतनी इसकी वॉल्यूम, इतनी इसकी वॉल्यूम है। तो उन गैसों का आपस में कैसा रेशियो होगा, सिंपल रेशियो होगा उनके वॉल्यूम का, और खुद के साथ आपस में तो होगा ही रिएक्टेंट के फॉर्म में, लेकिन जैसे वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट का भी सिंपल रेशियो होगा उनके साथ। रिएक्टेंट में जो गैस है उनका सिंपल है ही। अब जो रिएक्टेंट में गैस है उनका प्रोडक्ट के साथ रेशियो है ना वॉल्यूम का, वो भी सिंपल होगा। दूसरी बात, कंडीशंस क्या है यहां कि जो गैस गिवन है उनकी वॉल्यूम जो है ना, उनकी जो मेजरमेंट है वो वॉल्यूम में है, चाहे किसी भी यूनिट में क्यों ना हो। और तीसरी चीज, प्रोवाइडेड ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस है ना वो सिमिलर है। क्या मेजरमेंट है, वॉल्यूम का मेजरमेंट है, और अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशंस है, चेंज नहीं होगी, क्योंकि गैस तो फंक्शन होती है प्रेशर का, चेंज होगी फिर फंक्शन होती है किसका, टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर से उनकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। तो इसलिए अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ये होगा आपके पास। और अब देखिए उसमें क्या है, एक कोई भी एग्जांपल, हाइड्रोजन, बड़ा लिख रहा हूं थोड़ा सा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर बना रहा है HCl, HCl बना रहा है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना रहा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये देखिए 2 है, तो हाइड्रोजन का यहां देखिए कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम। क्लोरीन का देखिए यहां कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम। HCl का देखिए कितना वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। तो रेशियो देखिए, पहले हाइड्रोजन का और क्लोरीन का देखिए 1:1 सिंपल रेशियो है। फिर HCl के साथ भी देखिए रेशियो 2, ये देखिए सिंपल रेशियो है, 1:1:2, 1:1:2 ये है यहां, ये सिंपल रेशियो है, ये सिंपल रेशियो है किसका, जब गैस आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनका सिंपल रेशियो होता है एक दूसरे के साथ। जब उनकी वॉल्यूम गिवन होती है तो वॉल्यूम का रेशियो सिंपल होगा, उसके साथ साथ प्रोडक्ट के साथ भी उनका सिंपल रेशियो होगा, सिमिलर कंडीशन होनी चाहिए टेम्परेचर प्रेशर की, और जितनी भी मेजरमेंट है वो सारी वॉल्यूम होनी चाहिए, उनकी वॉल्यूम गिवन हो, कहने का मतलब ये है। ये था गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर देन they always do so in volume, they bear a simple ratio to one another and also to the products, provided all measurement of volumes under similar condition of temperature and pressure। ये है आपके पास वो डेफिनेशन। ये था गैसियस वॉल्यूम का लॉ, कि जब गैस आपस में रिएक्ट करती है वॉल्यूम में होती है तो वो अपनी वॉल्यूम का रेशियो कैसा दिखाते हैं, सिंपल, आपस रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट के साथ भी। बस कोई भी और एग्जांपल दे दीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बना रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ
वाटर बना रहे हैं। अब इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, इसके एग्जांपल को इसके नीचे एग्जांपल, नीचे की बजाय यहां लिख दो H2 थोड़ा सा बड़ा प्लस O2 मिलकर बना रहे हैं H2O। अब देखिए क्या करिए, यहां बैलेंसिंग के लिए यहां 2H2 ये कर दीजिए 2। अब रेशियो देखिए, हाइड्रोजन कितने यहां, हाइड्रोजन है 2 वॉल्यूम। रेशियो ऑक्सीजन कितना O2 1 है, O2 कितना मिला 2H2O2 मिला। ये देखिए सिंपल रेशियो है 2:1 खुद का, फिर प्रोडक्ट के साथ 2:1:2। ये सिंपल रेशियो है, ये है सिंपल रेशियो। ये था आपके पास 50 गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। डेफिनेशन आराम से लिखना, इसको लिख के याद करो, बहुत इजी चीजें हैं। उसके बाद में आपके पास एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ क्या डेफिनेशन, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, सुनना बड़े ध्यान से। क्या है कि यहां एवोगैड्रो लॉ ने एटम्स और मॉलिक्यूल से रिलेटेड, एटम और मॉलिक्यूल से रिलेटेड चीजें जो है ना वो बताई है। किससे, एटम और मॉलिक्यूल को समझाया उसने। मैं फिर से एटम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बोलूंगा और पहले भी समझा दिया आपको। क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मैंने केवल मॉलिक्यूल लिखा है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एटम तो एडजस्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जबकि मॉलिक्यूल तो हमेशा एडजस्ट होंगे ही। तो इसलिए सीधा मॉलिक्यूल लिख दो, या एटम्स एंड मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। फिर से सुन ले, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर contains equal number of atoms and molecules, contains same number of atom and molecules। तो equal volume of all gases at similar या same temperature and pressure should contain equal number of molecules। atoms क्यों नहीं लिखा, लिख भी सकते हैं, या क्यों नहीं लिखा, दोनों बातें हैं, क्योंकि एटम एडजस्ट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ये चीज है। तो पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए कि जो गैस, जिन गैस की इक्वल वॉल्यूम्स है रिएक्टेंट के फॉर्म में, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके बाद में उनके एटम और मॉलिक्यूल जो है दोनों साइड में इक्वल होंगे। ये है आपके पास एवोगैड्रो लॉ। क्या है, इसका एग्जांपल रखा था अपना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर बना रहे HCl। ये देखिए 2HCl। वॉल्यूम का तो 1112। एटम और मॉलिक्यूल के लिए देखिए, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का भी कितना है 1 मॉलिक्यूल है, तो HCl के कितने हैं 2 मॉलिक्यूल है। 1 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ने मिलकर कितने मॉलिक्यूल बना दिए, 2 मॉलिक्यूल बना दिए। अब मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेना है, तो इसको 1 की बजाय n मॉलिक्यूल लिखो, इसको भी n मॉलिक्यूल लिखो, n मॉलिक्यूल। ये भी कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे फिर 2n कंपाउंड मॉलिक्यूल, 2n कंपाउंड मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अभी n मॉलिक्यूल से इनका दुगना तो ही, यो n है ये n है, तो ये कितना होगा 2n होगा। कंपाउंड मॉलिक्यूल, क्योंकि ये तो कंपाउंड हो गया, हाइड्रोजन एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, और HCl क्या है, कंपाउंड है। वो तो समझा रखा आपको एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंशिएट। तो ये तो कंपाउंड हो गया, तो 2n कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बना दिया इसने, 2n कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। अब डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए 2 से, तो ये क्या हो जाएगा n/2 मॉलिक्यूल। ये क्या होगा फिर n/2 मॉलिक्यूल, n/2 मॉलिक्यूल। ये कितना होगा 2n/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, n कंपाउंड मॉलिक्यूल, n कंपाउंड मॉलिक्यूल, n कंपाउंड मॉलिक्यूल।
n मॉलिक्यूल था, n/2 मतलब 2 से डिवाइड कर लो इसको, बस ये है आपके पास। ये था एवोगैड्रो लॉ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम को लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट हो भी सकता नहीं भी। तो एटम की डेफिनेशन क्या थी? एटम की डेफिनेशन थी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल टू एग्जिस्टेंस फ्रीली, विच मे और मे नॉट बी कैपेबल टू एग्जिस्टेंस फ्रीली, वो था आपके पास एटम। जैसे ये है हाइड्रोजन का एटम क्या होता है? H। तो ये फ्री हो भी सकता नहीं भी, क्योंकि इसका फ्री नहीं है। तो मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच इज कैपेबल टू एग्जिस्टेंस फ्रीली। तो ये हाइड्रोजन का एटम H, ये मॉलिक्यूल इसका H2, तो H फ्री नहीं रहता और H2 फ्री रहता है। तो ये एटम है, ये मॉलिक्यूल। जबकि कार्बन है, उसका एटम और मॉलिक्यूल कार्बन दोनों फ्री है, तो एटम फ्री हो भी सकता नहीं भी, मॉलिक्यूल हमेशा ही फ्री होगा, तो इसलिए मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिख दिया। ये था आपके पास, ये एटम हाइड्रोजन का, ये मॉलिक्यूल H2। ये H फ्री नहीं रह सकता, H2 फ्री होगा, मॉलिक्यूल हमेशा फ्री होगा। एटम फ्री हो भी सकता नहीं भी, क्योंकि कुछ एक एलिमेंट है जिनके एटम फ्री है, मतलब उनका फ्रीली एग्जिस्टेंस है नेचर में, कुछ एक है जिनका फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं है। ये है आपके पास, ये थे 2 लॉज और जो बचे हुए थे आपके पास। ये करना आपको